जय हिंद दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है हमारा संप्रभुता, सॉवरेनिटी क्या है, इसके बारे में हम शुरुआत से समझेंगे और आखिरी तक जाएंगे। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज के बाद सॉवरेनिटी के बारे में आपको कोई भी पूछेगा एकदम से बताओगे, सब कुछ आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, संप्रभुता शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई वर्ड है क्या। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का वर्ड दिया है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने प्रियम्बल का एक फ़ोटो लगा रखा है छोटा सा, इसमें सोवरेन एक वर्ड आता है। ठीक है, तो सोवरेनिटी कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये वर्ड सोवरेनिटी अंग्रेजी का है, ठीक है, जो कि लैटिन भाषा के सुपरनास शब्द से लिया गया है। यानी एक लैटिन भाषा का वर्ड है, उससे लिया गया सोवरेनिटी, जिसका मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, यानी एकदम सुप्रीम। सर्वोच्च सत्ता का मतलब होता है सोवरेनिटी, संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक बोंदा ने अपनी पुस्तक द सिक्स बुक ऑफ द रिपब्लिक इसमें किया था। यानी द सिक्स बुक ऑफ रिपब्लिक में सबसे पहले संप्रभुता वर्ड का जिक्र होता है, जो फ्रांसीसी विचारक बोंदा ने लिखी थी। अगर पूछा जाता है कि सॉवरेनिटी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो द सिक्स बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, फ्रांसीसी विचारक थे बोंदा, वहाँ से लिया गया है। यानी कि 16वीं शताब्दी में ये शब्द अस्तित्व में आया। इससे पहले कोई नहीं इस वर्ड का यूज करता था, ना ही ये किसी के अस्तित्व में था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या होता है। अब इसका हमने देख लिया, ओरिजिन पता कर लिया कहाँ से आया। अब इसका मीन समझते हैं, मतलब क्या होता है इसका। अगर हम देश के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो संप्रभुता शब्द का अर्थ राज्य, यानी जिसे हम देश भी कह सकते हैं। आपने पढ़ा होगा संविधान में ज़्यादातर जो राज्य बोला जाता है वो देश को बोला जाता है, उसके लिए किया जाता है। यानी कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य या कोई भी देश के लिए संप्रभुता का ज़्यादातर हम यूज करते हैं। संप्रभुता का अर्थ है कि कोई देश अपनी आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यानी वो डिसीजन लेने में अपने आंतरिक मामलों में, यानी अंदर मुझे देश के क्या करना है और बाहर क्या करना है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। यानी कोई भी देश अगर आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से डिसीजन लेने में स्वतंत्र है तो वह संप्रभु कहलाएगा। यानी कि वो विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि देखिए कि अगर हम अपने जीवन काल में देखें तो बचपन में हम अपने माता पिता के हिसाब से डिसीजन लेते थे कि वो जहाँ एडमिशन कराते हैं वहाँ एडमिशन लेते हैं, तो तब हम संप्रभु नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते हैं, जब हमारी जॉब लग जाती है, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो हम अपनी मर्जी के काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से कहा जाए समझने के लिए तो हम संप्रभु हो गए हैं। ठीक है, यानी हम अपने आंतरिक और बाहरी डिसीजन खुद ले सकते हैं। हमें क्या करना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सी जॉब करनी है, क्या करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ दार्शनिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं, यानी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं कुछ लोगों ने, उनकी डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा पता लगे कि लोगों जो डेफिनेशन में क्या दिया गया है। गार्नर क्या कहते हैं। गार्नर के अनुसार संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा अन्य किसी से भी सीमित नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि संप्रभुता एक ऐसी विशेषता है किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की, कि वो अपनी इच्छा के अलावा अन्य किसी में सीमित नहीं होगी। यानी अन्य कोई देश उस पर थोपे कोई भी चीज़ तो वो उसकी बात नहीं मानेगा, अपनी मतलब दूसरे की लिमिट में नहीं आएगा, वो उसकी बातों में नहीं आएगा और अपनी डिसीजन खुद लेगा। गार्नर ने कहा था इस बात को। ठीक है, और विलोबी ने क्या कहा था। विलोबी ने कहा था संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा माना है। यानी संप्रभुता है वो राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ठीक है, और गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं। गिलक्राइस्ट कहते हैं संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति माना है इन्होंने। यानी जो संप्रभुता है वो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। विलोबी कहते हैं राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, और गिलक्राइस्ट कहते हैं सर्वोच्च शक्ति है। और लास्की क्या कहते हैं। लास्की कहते हैं संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी समुदायों से पृथक होता है। यानी यही संप्रभुता ही एक ऐसी चीज़ है जिससे पता लगता है कि अन्य समुदायों से अलग है, अन्य समुदायों से ये अलग है राज्य, लास्की कहते हैं। तो हम सिम्टम देख लेते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सॉवरन है या कोई भी राज्य संप्रभु है। तो उसके कुछ लक्षण होंगे, यानी हमें दूर से देख के पता लग जाएगा। जैसे आजकल कोविड-19 के लक्षण नहीं बताए जाते, ऐसे ही संप्रभुता के लक्षण बताए। सर्वोच्चता होगी, यानी वो सुपीरियर होगा। पूर्णता होगी, यानी पूर्ण होगा वो अपने आप में। सार्वभौमिकता होगी। ठीक है,
स्थायित्व होगा, अध्ययता होगी, अविभाज्यता होगी। हमें बस एक बार पढ़ लेना है, इनको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। जब मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तब ये हमारे काम में आता है। अगर मेंस आंसर राइटिंग में पूछा जाता है कि संप्रभुता के बारे में समझाइए, तो ये सारी चीज़ें तब हमारे काम में आएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रकार देख लेते हैं, संप्रभुता के प्रकार। पहला होता है नाम मात्र तथा वास्तविक, सेकंड है वैधानिक तथा राजनीतिक, थर्ड है लोकप्रिय संप्रभुता, फोर्थ है विधि सम्मत तथा तथ्य सम्मत संप्रभुता। यानी 4 तरह की संप्रभुताएं बताई गई हैं। पहले नाम मात्र की और वास्तविक देखी जाएगी, फिर वैधानिक तथा राजनीतिक, और थर्ड है लोकप्रिय संप्रभुता, और फोर्थ है विधि सम्मत तथा तथ्य सम्मत संप्रभुता। तो देखिए, हम इनके बारे में अलग अलग करके एक एक करके इसका क्रिस्टल क्लियर करेंगे एकदम से। देखिए, नाम मात्र तथा वास्तविक संप्रभुता में डिफरेंस देखते हैं, क्या है नाम मात्र संप्रभुता क्या होती है और वास्तविक संप्रभुता क्या होती है। देखिए, नाम मात्र की संप्रभुता वह होती है जिसके नाम पर शासन की समस्त शक्तियां उसी में निहित होती हैं, यानी शासन की सारी शक्तियां उसी में निहित होंगी, तो वो नाम मात्र का है। नाम में निहित होंगी, उसके नाम में निहित होंगी, उसी में नहीं उसके नाम में निहित होंगी, लेकिन वो वास्तविक रूप से प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे ब्रिटिश ताज और भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र के सर्वोच्च हैं, लेकिन ये इतने प्रभावी नहीं है, यानी नाम मात्र की शक्तियां हैं इनके पास, तो ये होगी नाम मात्र की संप्रभुता। ठीक है, यानी मालिक तो बना दिया है ना, लेकिन इनकी चलती नहीं है, सीधा सा ये कह सकते हैं। वास्तविक संप्रभु वह संप्रभु है जिसके द्वारा शासन की समस्त शक्तियों का वास्तव में प्रयोग किया जाता है, यानी जो रियल में एक्चुअल में जो प्रयोग में ला रहा है शक्तियों को, वो वास्तविक संप्रभुता कहलाएगी। जैसे भारत में मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है और ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा नाम मात्र और वास्तविक में। नाम मात्र में जैसे राष्ट्रपति ब्रिटिश ताज, और अगर वास्तविक में देखें तो भारत का मंत्रिपरिषद और ब्रिटेन के मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं, वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता, ये दोनों अलग अलग होती हैं। देखिए कैसे समझते हैं। वैधानिक संप्रभुता से अभिप्राय वह संप्रभु है जिसके कानून निर्माण तथा उसे लागू कराने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है, यानी कानून निर्माण और उसको लागू कराने का सर्वोच्च अधिकार जिसको प्राप्त होगा वो वैधानिक संप्रभु होगा। ब्रिटिश संसद को वैधानिक संप्रभुता का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, यानी सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है ब्रिटेन की संसद। और राजनीतिक संप्रभुता क्या होती है? राजनीतिक संप्रभुता का अभिप्राय जनता के निर्वाचक मंडल से है, जिस पर वैधानिक संप्रभु का अधिकार निर्भर है। ठीक है, जहां जनता निर्वाचन करके देती है, फिर उसके बाद वो लॉ को फॉलो कराते हैं, तो इसलिए ऐसे होती है राजनीतिक संप्रभुता, जैसे हमारे देश में है। तो डायसी कहते हैं वैधानिक संप्रभु को राजनीतिक संप्रभु के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि वैधानिक तो एक तरह से कानून के निर्माण को और उसे लागू कराने की होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जनता के सामने कानून को भी झुकना पड़ जाता है, आपने हमारे देश में भी देखा होगा कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका अभिप्राय है जनसाधारण की शक्ति, यानी जनसाधारण की शक्ति बताइए। जब शासन की अंतिम शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है तो इसे लोकप्रिय संप्रभुता बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान में संप्रभुता का यही सबसे अच्छा रूप माना है, यानी सर्वमान्य है ये लोकप्रिय संप्रभुता। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता के सर्वश्रेष्ठ समर्थक थे। रूसो सबसे ज़्यादा समर्थक इसी के थे, लोकप्रिय संप्रभुता के। इसमें क्या होता है, जनसाधारण की शक्ति होती है, जनसाधारण के हाथ में पूरी शक्ति होगी, तो वो लोकप्रिय संप्रभुता होगी। अब देखते हैं विधि सम्मत तथा तथ्य सम्मत संप्रभुता, यानी विधि सम्मत और तथ्य सम्मत। विधि सम्मत संप्रभु वह संप्रभु है जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो तथा कानून को आज्ञा देने व आज्ञा पालने का वैध अधिकार हो, यानी कानून के हाथ में सर्वोच्च शक्ति होगी, कानून ही अधिकार देगा या कानून ही एक तरह से सारे डिसीजन लेगा, तो उसको बोलते हैं विधि सम्मत। तथ्य सम्मत क्या होता है? तथ्य सम्मत संप्रभु वह संप्रभु है जिसने शक्ति बल पर शासन सत्ता व आधिपत्य स्थापित कर रखा हो, यानी जो अपनी पावर, जैसे क्रांतिकारी नहीं होते, जैसे संप्रभुता आगे बढ़िए, संप्रभुता का यह प्रकार क्रांतियों के समय दिखाई देता है। यानी जैसे 1999 में 1999 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ तो विधि सम्मत संप्रभु थे, जबकि मुशर्रफ तथ्य सम्मत संप्रभु थे, क्योंकि वो जनरल थे, आर्मी जनरल थे। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे जो कानून से बनता है वो विधि सम्मत होता है, और जो अपने पावर पे बनता है, शक्ति बल पे बनता है, वो तथ्य सम्मत होता है। तो हम चारों हमने देख ली हैं किस तरह की जो डिफरेंस थे इनमें, थोड़े थोड़े हमारी समझ में आ गए होंगे। ये मेंस राइटिंग में बहुत आपको काम आएंगे और आपकी क्लियरिटी भी करेंगे। आपको जब समझ बन जाती है तो आप अच्छी तरह से लिख पाते हैं उसके बारे में।
तो देखिए संप्रभु मतलब मेरी मर्जी। अब अपनी लैंग्वेज में आसान भाषा में एकदम से समझ लीजिए। बाकी सारी बाकी डेफिनेशंस आप देख चुके हैं, सारा कुछ देख चुके हैं, आप समझिए अपनी भाषा में संप्रभु मतलब मेरी मर्जी। अब तुम कहने लग जाओ अपने घर पे या जब भी किसी से कहते हो कि मेरी मर्जी है मैं कुछ भी करूँ, तो आप संप्रभु हैं, एकदम से संप्रभु कहला। और आप कहने के साथ साथ कर भी रहे हैं तो आप संप्रभु हो चुके हैं, अपने आप को मान लीजिए। देखिए वह देश अपनी नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में पूरी तरह स्वतंत्र होता है जैसे हमारा देश है, ठीक है। किसी दूसरे देश के उसके आंतरिक तथा बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हमारे यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए विवादित है, हम कहते हैं पीओके में विवादित है, पीओके जो है कभी कभी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, विवादित है। और जब वो विवाद हट जाएगा तो वो संप्रभुता के अंदर आ जाएगा, हमारे देश के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम किसी के दबाव में कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, हम अपने आप आंतरिक और बाहरी मामलों के डिसीजन खुद लेते हैं। हमने कश्मीर के मामले में खुद डिसीजन लिया। बाहर का अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हमारे देश की सरकार खुद डिसीजन लेती है। 1947 से पहले ये नहीं था, हम आज़ाद नहीं थे क्योंकि हम ब्रिटिश के अधीन थे, इसलिए 1947 से पहले हम संप्रभु नहीं थे, लेकिन अब हम संप्रभु हैं। ब्रिटिश सत्ता द्वारा ही भारत के आंतरिक और बाहरी मामलों की दशा और दिशा तय की जाती थी 1947 से पहले, किंतु संविधान जब लागू हुआ तो भारत पूरी तरह से संप्रभु देश बन गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि संप्रभुता होती क्या है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, आपको डेफिनेशन भी पता लग गई, आपको अंतर भी पता लग गए उन सब में। अगर कितना भी डीप क्वेश्चन अगर संप्रभुता से आ जाएगा तो आप आराम से बता सकते हैं। तो मुझे लगता है अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपकी इसकी पीडीएफ लेनी है आपको तो आस्क CSE टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर किया करिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर जब इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी तो ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, तो हमारे समाज के लिए तो अच्छा ही है ना। तो इस तरह से ही हमें पढ़ाई करनी है और सफल होना है एकदम से, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कोई भी सजेशन हो आपका, बेझिझक कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।